दोस्तों अभी हाल ही में मैंने जड़ितन मालम नाम की एक इंडोनेशियन मूवी देखी है जो कि एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी जिसे सुनील सुराया ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी रेटिंग कंसिस्टेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर जड़ितन मालम मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में जो थियरी वाली पार्ट होगी वो आपको हर्षित नरेट करने वाले हैं, जो कि स्कूल डेज में मेरे जूनियर हुआ करते थे। अगर आपको उनकी नरेशन पसंद आती है तो आप उनके व्लॉग चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम रेजा और वुलान नाम के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के बाहर क्यू में खड़े थे। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वुलान रेजा को यहाँ लेकर आई थी क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी था। इतना ज्यादा कि कई लोग इस जगह को मैजिकल मानते थे। रेजा को ये मैजिक वगैरह की बातें फालतू लगती थी क्योंकि वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि बचपन में रेजा के पेरेंट्स काफी स्पिरिचुअल थे, इतने ज्यादा कि वो रेजा और उसके छोटे भाई को लकी पेंडेंट्स पहनाकर रखते थे। बट स्टिल रेजा का छोटा भाई एक एक्सीडेंट में उसकी आंखों के सामने मारा गया था। तभी से रेजा मैजिक, गॉड या फिर हेवन जैसी चीजों को नहीं मानता था। खैर आगे की सीन्स में हमें पता चलता है कि रेजा को एक दूसरी सिटी ईस्ट जावा में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है और इसके लिए वो अपने होम टाउन को छोड़कर जाना चाहता था। रेजा के इस डिसीजन से उसके पेरेंट्स खुश नहीं थे और वुलान भी इस बात से नाखुश थी क्योंकि रेजा और वुलान शादी करना चाहते थे। रेजा किसी तरह डिनर पे सबको ये कहकर मनाता है कि ये जॉब उसकी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है एंड फाइनली सभी लोग मान जाते हैं। अगली सुबह रेजा ट्रेन से ईस्ट जावा के लिए निकलने वाला होता है, जहां रेजा के पापा उसे एक ट्रेडिशनल डैगर गिफ्ट करके बताते हैं कि ये डैगर उसकी रक्षा करेगा। नाउ ऑब्वियसली रेजा इस डैगर को नहीं लेना चाहता था, बट स्टिल उसके पिता उसे ये अपने साथ रखने को कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वुलान जब रेजा के डैड से मिली थी तो उसने भी रेजा के डैड को एक डैगर गिफ्ट किया था एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि इसका स्टोरी में आगे सिग्निफिकेंस है। खैर यहाँ से रेजा ईस्ट जावा पहुंचता है जहां उसे कंपनी की तरफ से स्टे करने के लिए एक अपार्टमेंट मिला था। इस अपार्टमेंट में रेजा के कलीग्स मिंटो और इंदिरा भी उसके साथ रहने वाले थे और इस घर के केयरटेकर मिस्टर दिकिन थे। मिस्टर दिकिन रेजा के पास वो डैगर देखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी चीजों से रेजा को संभल कर रहना चाहिए। खैर अपने फर्स्ट डे के दौरान रेजा फील करता है कि इस घर में कुछ अजीब सा है और यहाँ हम यह समझ पाते हैं कि मिंटो और इंदिरा रेजा से कुछ छिपा रहे थे। रात को रेजा और इंदिरा अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और मिंटो बाहर काउच पर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। बीच रात में रेजा की आंख खुलती है क्योंकि उसके रूम की सामने वाली वॉल पर टंगी हुई पेंटिंग गिर गई थी और बाहर आंधी आई हुई थी। रेजा अपने कमरे से बाहर पानी पीने जाता है जहां उसे मिस्टर दिकिन एक विंडो के पास खड़े हुए दिखते हैं और वो विंडो से बाहर घूरे जा रहे थे। रेजा उन्हें आवाज देता है लेकिन मिस्टर दिकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ रेजा मिंटो को काउच पर ही सोए हुए देखता है, जिसके बाद वो अपने रूम में वापस जाकर सो जाता है। तो नेक्स्ट डे रेजा मिंटो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो काउच पे ही सो जाते हैं, लेकिन मिंटो का कहना था कि वो अपने कमरे में सोए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, मिस्टर दिकिन से पूछने पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो भी अपने कमरे में ही थे, ना कि विंडो के पास। इस पॉइंट पे इंदिरा और मिंटो रियलाइज करते हैं कि रेजा भी अब वो सभी चीजें एक्सपीरियंस करने लग गया है जो कि इस घर में उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा था। इंदिरा बताता है कि उसे रात में रॉटन मीट जैसी स्मेल आया करती थी और उसे किसी लेडी की डिस्टर्बिंग स्क्रीम्स भी सुनाई देती थी। मिस्टर दिकिन बताते हैं कि इस घर में कई सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती है और रेजा से फर्स्ट डे मिलने पर उन्होंने जब वो ट्रेडिशनल डैगर उसके पास देखा था तब उन्हें लग गया था कि यहाँ रहने वाली एंटिटीज उससे डिस्टर्ब हो सकती है। मिंटो और इंदिरा एक बड़ी बात रिवील करते हैं कि वो लोग मिस्टर दिकिन के सलाह पर एक शमन के बताए हुए रिचुअल को परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं जिससे कि यहाँ रहने वाली एंटिटी शांत रहती है। अब जिन्हें यहाँ शमन का मतलब नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि इंडोनेशिया में तांत्रिक को शमन या फिर ओझा ऐसे कुछ बोला जाता है। खैर वो रेजा को टेबल के नीचे रखी हुई एक प्लेट दिखाते हैं जिसमें एक ग्लास में चिकन का ब्लड, एक कप ब्लैक कॉफी और कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे और ये सब यहाँ रह रही एंटिटीज के लिए ऑफरिंग्स थी।
नाउ इन चीजों को देखकर रेजा उन लोगों को बेवकूफ समझने लगता है, लेकिन मिंटो और दिकिन रेजा को समझाते हैं कि वो अपने साथ जो ट्रेडिशनल डैगर लेकर आया है उसी की वजह से यहाँ रहने वाली एंटिटीज परेशान हो रही है और उसे उस डैगर का कुछ करना ही होगा। रेजा उन सब की बातों को बकवास बोलकर अपने रूम में चला जाता है और यहाँ से जाते वक्त उसके पैर से ऑफरिंग्स की प्लेट टकरा जाती है। नाउ सेम नाइट को पावर ऑफ होने की वजह से रेजा और मिंटो की नींद खुलती है और यहाँ उन दोनों को किसी लेडी की डिस्टर्बिंग स्क्रीम सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर इंदिरा की भी नींद खुल जाती है। ये तीनों उस आवाज को फॉलो करते हुए बैकयार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक पेड़ के पीछे कुछ मूवमेंट्स दिखाई देती है। नाउ जैसे ही रेजा उस तरफ हाथ बढ़ाता है, वहां से ढेर सारे कौवे यहाँ वहां उड़ने लगते हैं। इसे देखकर रेजा कहता है कि ये आवाज इन क्रोज की ही थी जो उन्हें तब से आ रही थी, बट देन इन्हें अपार्टमेंट के अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। तीनों फौरन अंदर भागते हैं, जहां वो एक पुरानी पेंटिंग को गिरा हुआ देखते हैं जो कि किसी ओल्ड किंग की थी। रेजा और इंदिरा उस पेंटिंग को अपनी जगह पर लगा रहे थे और मिंटो टॉर्च लेकर उनकी तरफ रोशनी कर रहा था। तभी अचानक मिंटो को विंडो के पास उसी पेंटिंग वाला किंग खड़ा दिखाई देता है जिसका गर्दन कटा हुआ था। ये देखकर मिंटो चिल्ला देता है और रेजा के आने तक वो कटा सर वाला किंग गायब हो चुका था। अब ऑब्वियसली रेजा इस बात को मिंटो का वहम समझकर टाल देता है, लेकिन आधी रात को रेजा की नींद फिर एक बार खुलती है और उसे फिर से किसी लेडी की स्क्रीम सुनाई पड़ती है। बाहर रूम में आने पर रेजा उस पेंटिंग को एक बार फिर से देखता है, जहां उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है एज इफ किंग के नेक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। इसे देखते ही रेजा चोक करते हुए बेहोश हो जाता है। जब रेजा को होश आता है तब वो बेड पर था और इंदिरा उसके पास बैठा हुआ था। इंदिरा रेजा को बताता है कि रेजा काफी देर से बेहोश था और बेहोशी की हालत में अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। इंदिरा उसे बताता है कि मिंटो और दिकिन शमन को बुलाने गए हैं क्योंकि वो लोग रेजा की हालत देखकर काफी डर गए थे। यहाँ रेजा पोसेस्ड होने की एक्टिंग करके इंदिरा का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे इंदिरा गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। रेजा उसे मनाने जाता है, बट इंदिरा अचानक ही अजीब बिहेव करने लग जाता है। उसकी आंखें और मुंह दोनों सूख जाते हैं और जब रेजा उसके पास जाता है तब इंदिरा ऑफरिंग प्लेट में रखे हुए चिकन ब्लड को पीते हुए कांच के ग्लास को चबाने लग जाता है। इसके बाद इंदिरा रेजा का गला पकड़ लेता है और रेजा से कहता है कि वो उस डैगर को हटा ले। इंदिरा अपनी खुद की कलाई को ग्लास पीस से कट कर लेता है और वो रेजा पे अटैक करने लगता है, बट तभी मिंटो और दिकिन शमन के साथ वहां आते हैं और वो इंदिरा को पकड़ लेते हैं। ये शमन इंदिरा को काबू में लाता है और जल्दी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये शमन कोई और है, यानी कि ओरिजिनल शमन जो कि इन्हें रिचुअल्स के बारे में बताया था वो कल इनसे मिलने आएगा। तो नेक्स्ट डे ओरिजिनल शमन आता है और उसके वेशभूषा और हरकतों को देखकर रेजा उसे फ्रॉड समझने लगता है। शमन पूरे घर में घूमकर मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद कहता है कि अब सब ठीक है और अब उन्हें कोई एंटिटी परेशान नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अब थोड़ी एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स रखनी पड़ेगी। शमन उन्हें बताता है कि इस घर में रहने वाली एंटिटीज को रेजा के डैगर से प्रॉब्लम्स हुई है, इसलिए बेहतर ये होगा कि रेजा अपने डैगर को यहाँ से हटा ले। इस बात को सुनते ही रेजा शमन से बहस करने लग जाता है और शमन रेजा के चेहरे पर अपना हाथ फेरता है। उसके ऐसा करते ही हम रेजा को इसी घर में देखते हैं, लेकिन यहाँ अब उसके अलावा और कोई भी नहीं था। रेजा को उस लेडी की स्क्रीम सुनाई देती है और वो घर के बैकयार्ड में जाता है। उसके यहाँ आते ही वो आवाज बंद हो जाती है और घर के अंदर वापस जाने पे वो एक अजीब से इंसान को देखता है जिसके पीठ की खाल उधरी हुई थी और उसकी आंखें भी एकदम ब्लैक थी। ये इंसान रेजा से कहता है कि वो रेजा के डैगर की वजह से चैन से सो नहीं पा रहा, और ऐसा कहने के बाद वो जोर से चिल्लाता है जिससे पूरे रूम का कांच टूट जाता है। इसके बाद रेजा को होश आता है और उसके सामने शमन अभी भी खड़ा था। ये शमन एक ग्लास पानी लेता है और उसमें मंत्र पढ़कर थूक देता है। जाने से पहले वो ये कहकर जाता है कि रेजा को ये पानी पीना होगा। शमन के यहाँ से जाने के बाद सभी रेजा को ये पानी पीने के लिए कहते हैं, लेकिन रेजा साफ मना कर देता है क्योंकि कोई भी किसी का थूका हुआ पानी क्यों ही पिएगा। सभी लोग रेजा के साथ जबरदस्ती भी करते हैं, जिसके बाद रेजा उनको बताता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया था। इस पे इंदिरा और मिंटो बताते हैं कि उन्होंने रेजा को एकदम से फ्रीज होते हुए देखा था, जिसके बाद वो होश में आया था। खैर नेक्स्ट डे वो लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं और वुलान यहाँ रेजा को विजिट करने आती है। घर पे वुलान रेजा से मिलती है जो कि उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है। यहाँ रेजा ने वुलान के लिए कुछ सरप्राइज डिश कवर करके रखा था, बट टू आवर सरप्राइज ये डिश और कुछ नहीं बल्कि वही ऑफरिंग की प्लेट थी जो कि स्पिरिट्स के लिए रखी जाती थी। इस पॉइंट पे रेजा अपने चेहरे की स्किन को नोचने लगता है और वुलान चिल्ला कर यहाँ से भागती है। मेन डोर पे वुलान को रेजा फिर से मिलता है जो कि एकदम नॉर्मल था और वो वुलान को यहाँ पर डरा देखकर एकदम पजल्ड था। वुलान अपना हाथ उसे दिखाती है जिस पर किसी के पंजे के निशान थे, जिसके बाद वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। रेजा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मिंटो से समझाता है कि इस घर में रहने वाली एंटिटी ने रेजा का फॉर्म लेकर वुलान को डराया होगा।
ये तीनों अब डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के सबसे पावरफुल शमन की हेल्प से इन एंटिटीज का सामना करेंगे और इसके लिए वो दिकिन की हेल्प लेते हैं। दिकिन बताते हैं कि सबसे एक्सपीरियंस शमन का नाम है मिस्टर वारसोनो, लेकिन वो काफी बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए ये लोग मिस्टर वोडो नाम के एक शमन की हेल्प लेंगे। मिस्टर वोडो ईस्ट जावा के जंगल में रहते थे, जिन्हें खोजने के लिए ये लोग निकलते हैं। ना जंगल के रास्ते में इन्हें एक ड्वार्फ मिलता है जो कि उन्हें वोडो के केव तक ले जाता है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि यहाँ से आगे केव के अंदर उनमें से कोई एक ही जा सकता है। रेजा फौरन अंदर जाकर वोडो से मिलता है, जिसका कहना था कि वो रेजा के घर को इंस्पेक्ट करके उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन इससे पहले रेजा को अपना डैगर वोडो को देना होगा। रेजा काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वोडो को उसके डैगर के बारे में कैसे पता, जिस पर वोडो से बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा बोलकर वो अपने चेहरे के आगे हाथ फेरता है और यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि वोडो वही शमन था जो उस दिन सुबह इंदिरा को काबू करने आया था। रेजा वोडो को वो डैगर दे देता है, जिसके बाद वोडो रेजा को एक श्राउड क्लोथ यानी कि कफन का कपड़ा पहनने के लिए कहता है। रेजा उस श्राउड क्लोथ को पहनकर रेडी हो जाता है, जिसके बाद वोडो उसे एक वाटरफॉल के पास ले आता है, जहां हम उसी तरह की ऑफरिंग प्लेट्स को देखते हैं जो कि हमने घर में रखा हुआ देखा था। वोडो रेजा को उस वाटरफॉल के पानी से नहाने के लिए कहता है और कुछ फ्लावर पेटल्स को लेकर कुछ स्पेल्स करने लगता है। रेजा उस पानी से नहाता है और पानी में नहाने के बाद उसे वही पानी में कुछ हैलुसिनेशन होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन हाल ही में हुए कुछ मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने जैसे फ्लैश कर जाते हैं। तब तक वोडो रेजा के पास आता है और उसे 3 फ्लावर पेटल्स देता है और उसे उन पेटल्स को खाने के लिए कहता है। रेजा उन पेटल्स को खा लेता है, लेकिन उन पेटल्स से उसका गला चोक हो जाता है और वो तड़पने लगता है। वोडो रेजा से पूछता है कि उसने पानी में क्या देखा था, जिस पे रेजा उसे बताता है कि पानी में उसने 3 चीजों की परछाई देखी थी और कुछ मोमेंट्स फ्लैश हुए थे। वोडो हंसता है और बताता है कि डील कंप्लीट हो गई है और अब उसे 3 सैक्रिफाइस देने होंगे। रेजा वोडो से कहता है कि उसे किसी तरह की सैक्रिफाइस के बारे में नहीं बताया गया था, वो तो बस उस घर के बारे में जानना चाहता है और देखना चाहता है कि उस घर में कौन है जो उन्हें परेशान कर रहा है। इस पे वोडो हंसता है और उसे बताता है कि उसने रेजा की डील डेविल से करा दी है और अब रेजा देख पाएगा कि उस घर में क्या है। वोडो लास्ट में कहता है कि मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, जिसके बाद रेजा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिंटो और इंदिरा यहाँ आते हैं और वो रेजा को इस हाल में देखते हैं। वो लोग रेजा को ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में रेजा को याद आता है कि उसका बैग वहीं कहीं रह गया है। ये लोग बैग खोजने लगते हैं और इसी चक्कर में सुबह के 7 बज जाते हैं। ऑल्दो इस जंगल में अब भी अंधेरा था और शमन का केव कहीं दिख नहीं रहा था। कुछ दूर जाने के बाद रेजा को अपना बैग तो मिल जाता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इंदिरा गायब हो जाता है। रेजा यहाँ वहाँ इंदिरा को ढूंढने लगता है कि तभी पास ही वो एक आदमी को देखता है जो कि पेड़ के पास बैठकर मांस खा रहा था। तभी वहां जमीन से ढेर सारे क्रीपी क्रीचर्स रेजा की तरफ आने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर कर बाव करते हैं, यानी कि उसके सामने झुकने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक घर में आता है, जहां हम रेजा को मिंटो के साथ देखते हैं। ये घर बूढ़े शमन मिस्टर वारसोनो का था और मिंटो और दिकिन रेजा और इंदिरा को फॉरेस्ट से उठाकर यहाँ ले आए थे। रेजा को होश आता है और बाहर प्रेयर की आवाज सुनकर रेजा के कान में अचानक ही काफी तेज दर्द होता है। वहीं दूसरे कमरे में इंदिरा अभी भी अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा था। नाउ रेजा, मिंटो और मिस्टर वारसोनो बाहर बैठते हैं, जहां मिंटो रेजा को बताता है कि 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद उन्हें वो और इंदिरा मिस्टर वोडो के केव के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे। मिस्टर वारसोनो इन सबको बताते हैं कि वो लोग जिस घर में रह रहे हैं वो एक वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी, जिनकी कई जनरेशन्स यहाँ रही, पर समय के साथ साथ लोगों ने नोटिस किया कि अचानक ही उस घर में बच्चों की डेथ्स होना स्टार्ट हो गई थी। वो फैमिली बहुत ही सीक्रेट तरीके से उन बच्चों को बड़ी कर दिया करती थी और इन सब की वजह से लोगों को लगने लगा कि वो फैमिली किसी तरह की सैक्रिफिशियल रिचुअल को परफॉर्म कर रही है। एक दिन इस एरिया के लोगों ने उस घर के हर एक मेंबर को मार डाला और घर की लेडी, जिसके बारे में ये अफवाह फैल गई थी कि वो एक विच है, उसे लोगों के बीच लाकर उसका गला काटा गया और घर के पीछे वाले वेल में उसकी लाश को फेंक दिया गया। इसके बाद समय के साथ साथ जो भी फैमिली यहाँ रहने आई, या तो उनका भारी लॉस हुआ या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और इसीलिए वहाँ कोई भी नहीं रुका। फिर इस घर को उस कंपनी ने खरीद लिया जिसमें मिंटो, इंदिरा और रेजा काम करते हैं। वारसोनो रेजा को बताते हैं कि उसने डेविल के साथ डील कर ली है जिसकी कीमत 3 सैक्रिफाइसेस है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो 3 सैक्रिफाइसेस क्या होंगी। रेजा ने वहां वाटरफॉल में जो 3 चीजें देखी थी, शायद वही 3 सैक्रिफाइसेस के इंडिकेटर्स थी और वो 3 चीजें कहीं ना कहीं उसे इंदिरा, मिंटो और अपने डैड से कनेक्टेड लग रही थी। दूसरी तरफ इंदिरा की हालत अभी भी खराब थी और इसलिए वो लोग उसके लिए प्रेयर करने लगते हैं।
प्रेयर के दौरान रिजा को काइंड ऑफ विजन्स आते हैं जहां वो खुद को एक रूम में पाता है जहां इंदिरा काफी डरा हुआ बैठा था और वो एक चीज रिपीट किए जा रहा था, दैट इज आई डोंट वांट टू डाई। तभी वहां एक डार्क फिगर आती है जो कि इंदिरा को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रिजा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिजा की आंख खुलती है और वार्ड सोनो उसे बताते हैं कि इंदिरा अब नहीं रहा और इस तरह फर्स्ट सैक्रिफाइस कंप्लीट हो गई है। रिजा और मिंटो वापस घर लौट आते हैं जहां मिंटो काफी डरा हुआ था और वो रिजा से पूछता है कि क्या उसने वाटरफॉल में उसकी रिफ्लेक्शन भी देखी थी। रिजा कहता है कि ही इज नॉट श्योर, मोरओवर उसे इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, जिसके बाद मिंटो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गुस्से में रिजा का गला दबाने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतना सब होने के बाद भी रिजा सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। मिस्टर दिकिन आकर रिजा और मिंटो को संभालते हैं और मिंटो बाहर निकलकर कहीं चला जाता है। उसी रात रिजा को घर में उस ऑफरिंग प्लेट के पास एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि उस प्लेट में रखी चीजें खा रही थी। रिजा को देखकर वो बच्ची वहां से भागकर घर के पीछे चली जाती है और रिजा भी उसका पीछा करते हुए वहां जाता है जहां वेल में से एक क्रीपी सी लेडी निकलती है जो कि रिजा के सामने आकर रुक जाती है और अचानक ही उसका गला कट के अपने ही हाथ में आ जाता है। अब ऑब्वियसली ये लेडी शायद वही लेडी होगी जिसको गांव वालों ने मारा था और शायद इसी लेडी की चीखने की आवाज इन लोगों को बार बार सुनाई देती थी। रिजा यहाँ से डर के घर के अंदर भागता है जहां उसे मिंटो अपने रूम में खड़ा हुआ दिखता है। वो रिजा की तरफ मुड़ता है और यहाँ हम देखते हैं कि मिंटो का सर आधा फटा हुआ था और उसकी दोनों आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी। इसके साथ ही यहाँ वो पेंटिंग वाला आदमी भी आता है जिसे हमने कुछ समय पहले मूवी में देखा था। वो और मिंटो मिलकर ऑफरिंग की प्लेट में रखा खाना खाने लगते हैं और मिंटो रिजा से कहता है कि अब तुम हमें देख सकते हो तो तुम भी अब यहीं हमारे साथ रहो। रिजा भागकर दिकिन को सब कुछ बताता है लेकिन मिस्टर दिकिन को घर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इस सीन को देखकर हम समझ जाते हैं कि मिंटो भी मारा गया है और रिजा पे ऐसा कर्ज आ गया है जिससे वो मरे हुए लोगों को देख पा रहा है। खैर अगले दिन रिजा यहाँ से अपने घर वापस चले जाने का डिसीजन लेता है और उसके जाने से पहले दिकिन उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनकी रिफ्लेक्शन भी उस वाटरफॉल में देखी थी। इस पर रिजा रिप्लाइज नो और वो अपने घर कॉल करके अपनी मॉम को बताता है कि वो वापस आ रहा है। इसके साथ ही रिजा उनसे कहता है कि वो किसी शमन को ढूंढे क्योंकि डैड की जान खतरे में है। इस पर रिजा की मॉम रोते हुए बताती है कि कुछ दिनों पहले रिजा के डैड सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे और फिलहाल वो आईसीयू में है। उन्होंने ये बात रिजा को बताने के लिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिजा अपने काम में डिस्टर्ब हो। जब तक रिजा हॉस्पिटल पहुंचता है उसके डैड एक्सपायर कर जाते हैं। इस डिफिकल्ट टाइम से वुलान रिजा को इमोशनल सपोर्ट देती है और वो कुछ देर के लिए ये बोलकर कहीं बाहर जाती है कि वो जल्द वापस आएगी। इस पॉइंट पे रिजा की मॉम उसे बताती है कि रिजा के डैड काफी समय से बीमार थे और डॉक्टर्स ने भी साफ कह दिया था कि उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। ये सब सुनकर अचानक ही रिजा सामने वाले वॉल पे टंगे हुए डैगर को देखता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि वाटरफॉल में जिस डैगर को देखकर वो समझ रहा था कि वो उसके डैड का सिंबल है वो असल में ये डैगर नहीं था। और तब उसे रियलाइज होता है कि जिस डैगर को उसने रिफ्लेक्शन में देखा था वो ये डैगर नहीं बल्कि वो डैगर था जो वुलान ने उसके डैड को फर्स्ट विजिट में गिफ्ट किया था। यानी कि वो डैगर वुलान को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब ये कि वुलान की जान खतरे में है। ये रियलाइज होते ही रिजा वुलान के घर के लिए निकलता है बट रास्ते में ही हम वुलान को देखते हैं जो कि एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। इसका मतलब ये कि रिजा की 3 सैक्रिफाइस अब पूरी हो चुकी थी। यहाँ से कहानी कुछ सालों बाद शिफ्ट होती है जहां हम रिजा को एक वेल्दी लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं, यानी कि बड़ा घर, महंगी कार और सभी ऐशो आराम। लेकिन रिजा अब टूट चुका था। रिजा अपने घर पहुंचता है जहां हम वुलान को डिनर टेबल पे उसका वेट करते हुए देखते हैं, लेकिन कैमरा क्लोजअप आने के बाद हम वुलान का आधा चेहरा बुरी तरह जख्मी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दरअसल में वुलान की स्पिरिट थी जिसे रिजा देख पा रहा था। वुलान ने जाने से पहले कहा था कि वो वापस आएगी और इसीलिए उसकी स्पिरिट रिजा के पास रुक गई है। वो दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी जेरितन मलाम की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। ध्यान रहे कि ये डिटेल्स आपको हर्षित देने वाले हैं जो कि स्कूल डेज में मेरे जूनियर हुआ करते थे। सो ओवर टू यू हर्षित। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वोडो ईस्ट जावा का एक इविल समन था और जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के लोग कुछ नेगेटिव पावर्स में बिलीव करते हैं। वो अपनी पावर्स बढ़ाने या फिर इमॉर्टल हो जाने जैसी चीज़ों को मानते हैं। वोडो ने ही या उसके जैसे किसी दूसरे इविल समन ने उस घर में सालों पहले रह रही फैमिली को अपना शिकार बनाकर कोई ऐसा रिचुअल परफॉर्म किया जिससे वहाँ अपने आप ही बच्चों की मौत हो जाती थी। विलेज के लोगों में ये अफवाह फैल गई कि इस घर की लेडी विच है और वो फैमिली इविल पावर्स को सैक्रिफाइस देती है।
जिसके बाद आसपास के लोगों ने उस फैमिली को मार डाला और उस लेडी का गला काट कर उसी घर के वेल में डाल दिया। इसके बाद जो भी इस घर में आया, यहाँ रहने वाली एंटिटीज ने उसे यहाँ से भगाने की कोशिश की, जिसके बाद उस कंपनी ने यह घर परचेज कर लिया जहां इंदिरा, मिंटो और रेजा काम करते थे। वोडो ने फिर एक बार उस घर में रह रहे लोगों को अपने जाल में फंसाया और प्लान के मुताबिक रेजा, इंदिरा और मिंटो खुद चलकर उसके पास आए। जाने अनजाने में रेजा की यह विश कि वो देखना चाहता है कि उस घर में कौन रहता है, उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई। वोडो ने उसकी डील डेविल से करा दी, जिसके बाद रेजा को डेड लोग या पृथ्वी पर भटक रही आत्माएं दिखने लगी। इसके बदले में डेविल ने 3 सैक्रिफाइस ली, जो थे मिंटो, इंदिरा और वुलान। दरअसल रेजा ने वाटरफॉल के रिफ्लेक्शन में जो डैगर देखा था, वो डैगर उसके डैड को वुलान ने ही गिफ्ट किया था जब वो पहली बार उनसे मिलने आई थी। उसके डैड की डेथ तो नेचुरली ही हुई थी और ये बात रेजा को घर पर टंगे हुए डैगर को देखकर समझ आती है, क्योंकि दूसरा डैगर वोडो ने रेजा से ले लिया था। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाती है कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। रेजा ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स ढूंढ ढूंढ कर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तब उसे एक जॉब का ऑफर आता है, बट इस जॉब के बदले उसने अपनी फैमिली का सैक्रिफाइस कर दिया। रेजा की मॉम नहीं चाहती थी कि वो जाए, फिर भी रेजा वहां जाना चाहता था। वुलान भी नहीं चाहती थी कि रेजा उसे छोड़कर जाए, बट रेजा उसे भी छोड़कर जाने के लिए रेडी था। रेजा ने जिस तरह की लाइफ अडेप्ट कर ली थी, वहां अटैचमेंट और फैमिली को वो पीछे छोड़कर चला गया था और ऐसे में उसके पास बस अपने डैड का दिया हुआ एक गिफ्ट था, विच वॉज दैट डैगर। लेकिन ये लाइफ उससे वो भी छीन लेती है और मूवी जिसमें अब मिंटो और इंदिरा की डेथ ये सिंबलाइज करती है कि रेजा ने सक्सेसफुल होने के लिए अपनी फ्रेंडशिप को भी सेक्रीफाइस कर दिया और आगे चलकर उसने अपने लव वुलान को भी सेक्रीफाइस कर दिया। कहानी में आगे हम रेजा को एज अ सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, जहां उसके पास सब कुछ था, बट वो लोग नहीं थे जो उसे सक्सेसफुल देखकर खुश होते। रेजा का डेड पीपल को देख पाना और कुछ नहीं बल्कि उसका गिल्ट और उसकी मेमोरीज थी, पश्चाताप था। रेजा को अब पूरी जिंदगी उन लोगों की मेमोरीज और इस गिल्ट में ही जीना पड़ेगा कि एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए उसने उन सब को छोड़ दिया। हमें किसी भी अपॉर्चुनिटीज को अपने फैमिली या अपने लव्ड वन से बड़ा नहीं समझना चाहिए और इन द एंड हमने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव किया, अपने रिश्तों को कैसे निभाया और अपने लव्ड वंस के लिए क्या किया, यही मैटर करता है। ये इमोशंस ही इस दुनिया की सबसे कीमती एसेट है, क्योंकि बाकी सभी मटेरियलिस्टिक चीज आती और जाती रहती हैं। थैंक यू हर्षित फॉर योर नरेशन। और अगर आप सभी व्यूअर्स को हर्षित की नरेशन बढ़िया लगी तो आप उनके व्लॉग चैनल को जरूर चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा। ना मूवी से जुड़ी एक खास बात यह है कि इसकी स्टोरी किसने लिखी है ये आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। दरअसल एक ऑनलाइन स्टोरी सबमिशन में किसी अननोन यूजर विद द यूजर आईडी मेटामॉर्फोसिस ने एक पोर्टल पर यह स्टोरी सबमिट की थी, जिसके एंड में यह लिखा गया था कि ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। उसके बाद स्टोरी पर एनिमे बनने का डिसाइड हुआ, क्योंकि इसकी स्टोरी एनिमे जॉनर पे फिट बैठती है, एंड देन 2019 में इसे मूवी में अडैप्ट किया गया। सो ये थी मूवी जेरितन मलाम की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।